स्वागत है दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू एमपीएससी 1 का चैप्टर नंबर 3 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज में हम लोग को पार्ट सेकंड शुरू करना है, तो आइए इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। भारतीय वैदेशिक नीति के उद्देश्य और अन्य हिस्सों पर विभिन्न प्रधानमंत्रियों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मेक अ कंपैरेटिव व्यू of the impact of different prime ministers on the objectives and other parts of the Indian foreign policy। यहाँ ऑफ मिसिंग है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो अब आपको एक तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक समीक्षा करनी है। जो अलग अलग प्रधानमंत्री आए हैं उनके क्या इम्पैक्ट रहे हैं भारत के फॉरेन पॉलिसी पर। तो आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी विदेश नीति के उद्देश्य को जानते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव रहा है। हालांकि ये पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन एक बार आइए इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला तो विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण को समाप्त करना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव रहा है या उद्देश्य रहा है। एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देश जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनका समर्थन और सहयोग करना। विश्व स्तर पर रंग भेद, नस्लवाद का विरोध करना। विश्व शांति की स्थापना में सहयोग देना। शस्त्रों की होड़ को कम करना। निशस्त्रीकरण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समस्त समस्याओं का निदान शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा करना, यानी बातचीत के द्वारा करना। समानता के आधार पर सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार करना। विश्व स्तर पर किसी भी गुट में शामिल ना होना, सैनिक गठबंधन में ना बंधना और सभी राष्ट्र के साथ मित्रतापूर्ण सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन करना। विश्व राजनीति में हस्तक्षेप, सह अस्तित्व, अनाक्रमण और सहयोगात्मक नीति का अवलंबन करना। हस्तक्षेप, सह अस्तित्व और अनाक्रमण यानी किसी पर आक्रमण ना करना। सहअस्तित्व यानी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, और हस्तक्षेप यानी कि किसी की राजनीति में हस्तक्षेप ना करना। और सहयोगात्मक नीति यानी कि सहयोग लेना, आदान प्रदान करना, इसका हमेशा से अवलंबन करता आया है। विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करना, यानी तानाशाही का विरोध करना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करना भारत की यही हमेशा से उद्देश्य रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। अब आइए समझते हैं प्रधानमंत्री के क्या प्रभाव रहे हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेशिक नीति पर व्यापक रूप से प्रभाव डाला है। वे आदर्श से प्रेरित भारतीय विदेशिक नीति के समर्थक थे। उन्होंने भारतीय जनमानस की इच्छा के आधार पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेहरू जी का ही परिणाम था, नेहरू जी ने ही भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई थी, और उसी का परिणाम है कि भारत आज उसी राह पे चलता चला आ रहा है। आप सपोज करके देखिए, अगर नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति ना अपनाई होती, वह किसी गुट नाटो या किसी सोवियत संघ जैसे गुट में शामिल हो जाता, तो भारत का आज क्या दशा होती, इसको आप एक बार सोच कर देखिएगा कि भारत आज कितना आगे या कितना पीछे होता। इन तीन दोनों चीज़ का एक आकलन करिएगा। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत के प्रभावशाली व्यक्ति जैसे सरदार पटेल, राधा कृष्णन, वीके मेनन, अन्य नेताओं के सहयोग और विचार विमर्श से भारतीय विदेश नीति का संचालन किया। विश्व स्तर पर उन्होंने कैनेडी और खुश्रेव के शासन काल में विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। खुश्रेव, हमने आपको रशिया वर्सेस यूक्रेन के जो वीडियो था उसमें आपको खुश्रेव के बारे में जिक्र किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे IQ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जो भी एडिशनल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं वीडियोस आपको सेपरेट बना के डालता रहता हूँ। तो उसमें आप रशिया वर्सेस यूक्रेन की वीडियो में देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट देगा आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने में। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लवाद, शोषण आदि के विश्व स्तर पर विरोध किया, और विश्व शांति की स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग कर भारत की विदेशिक नीति को विश्व स्तर पर उछाला, और निशस्त्रीकरण और विश्व की राजनीति, विकास की राजनीति तथा शांतिपूर्ण तरीके से वैश्विक समस्याओं के समाधान आदि तत्वों का व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो आपने ये सारे फैक्टर समझ लिए होंगे पहले भी, और अभी भी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगवाद, नस्लवाद, शोषण, इन सभी का वैश्विक पटल पर नेहरू जी ने हमेशा से विरोध करते आए हैं। उन्होंने हमेशा अहिंसा के मार्गदर्शित किया है, और निशस्त्रीकरण और विकास की राजनीति और शांतिपूर्ण तरीके से
वैश्विक समस्याओं को हल करना, इसी के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। इसमें आइए आगे समझते हैं। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू जी की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी थी। यथार्थवादी और आदर्शवादी में आपको अंतर पता है। नेहरू जी आदर्श से प्रेरित थे, यानी आदर्शवादी थे। वहीं इंदिरा गांधी यथार्थवादी थी, यानी रियलिटिज्म से प्रेरित थी, यानी रियलिटी में रहती थी। तो यथार्थवाद को हमने आपको समझाया था इस चीज को कि यथार्थवादी हमेशा से अपने जो भी प्रिपरेशन है वो हमेशा से प्रिपेयर रहता है कि कल को कोई आक्रमण होता है भारत पर तो तैयार रखें, अपना युद्ध के लिए हमेशा से अपनी सामग्री तैयार रखो। आदर्श पे ना रहो कि कोई अगर आएगा हम पे हमला करेगा तो हम लोग अपना भी सारा मटेरियल दे देंगे उसको गन कि आप हम पे फायर करें। तो ऐसा वैसे नहीं होता है, ये आदर्श में भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ एक हंसी के तौर पर। तो इसमें आइए समझते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू जी की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी थीं। वे व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के क्षेत्र में दृढ़ विचार वाली थी, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली थी। इसमें आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक एवं संवेदनशील भावना से प्रेरित श्रीमती गांधी भारतीय विदेशिक नीति की यथार्थता को जानती थी। उन्होंने विश्व स्तर पर बांग्लादेश की स्वाधीनता, परमाणु अप्रसार संधि का अस्वीकृति के सिद्धांत को यथार्थवादी दृष्टिकोण से विवरणित किया। यानी कि क्या हुआ था कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया था जो भी अपना परमाणु हथियार बना रहे थे, जो भी देश कि परमाणु हथियार जो भी देश बनाएगा उस पर सैंक्शन लगाया जाएगा। लेकिन यथार्थवाद के पटल पर चलकर श्रीमती गांधी ने इस संधि को अस्वीकृत किया और बांग्लादेश की स्वाधीनता वाला आपने 1972 और आप जानते ही होंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कितना इम्पोर्टेंट फैसला लिया वहां पर और सोवियत संघ के मदद लेकर 1972 को वॉर में जीत दिलाई भारत को तथा पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया। अमेरिका हम लोग के विरुद्ध था, उस डर के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लेना कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर सोवियत संघ से प्रगाढ़ दोस्ती की और भारत को शक्ति संपन्न बनाने के लिए सभी प्रकार का प्रयत्न किया। परंतु प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी उदारवादी गुणों से संपन्न होकर सहिष्णुता, सहयोग और शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। वहीं जहां इंदिरा गांधी जी ने सोवियत संघ का साथ दोस्ती करके अमेरिका को चुनौती दी, वहीं पे अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप देखें तो उन्होंने उदारवादी पूर्ण गुणों को अपनाया और हमेशा से उदारता दिखाई। उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए, यहाँ तक कि उदारता की नीति के आधार पर ही पाकिस्तान से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आइए इसमें आगे समझते हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ मधुर संबंधों का नया अध्याय शुरू किया और पाकिस्तान के साथ मतभेद को भुलाकर सहयोगात्मक नीति अपनाई। उन्होंने शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा मतभेदों का निदान और समस्याओं का समाधान की प्रक्रिया को अपनाकर व्यापक रूप से भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। तो आपने इस सबसे समझा, जहां नेहरू जी की आपने विदेश नीति को समझी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समझा और अटल बिहारी वाजपेयी जी का समझा, या आदर्शवाद, यथार्थवाद और उदारवाद। तो इन सभी फैक्टर को आप समझ गए होंगे। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेशिक नीति के निर्धारण में घरेलू वातावरण ने कहाँ तक प्रभावित किया है? To what extent has the domestic environment influenced the determination of Indian foreign policy? Comment। तो आइए हम लोग समझेंगे कि क्या विदेशिक नीति में निर्धारण में क्या घरेलू वातावरण ने किस तरह इसको प्रभावित किया है। भारत के आंतरिक राजनीतिक परिवेश ने भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में एवं क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? आंतरिक राजनीतिक परिवेश ने समय समय पर इसमें प्रभावित भी किया है। भारत बहुजातीय एवं बहुसंप्रदाय निवासियों का राज्य है। यहाँ अलग अलग प्रकार के जाति और अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक संसाधन प्रणाली को स्थापित किया गया और जो संसद की व्यवस्था कार्यपालिका की व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। यानी जैसे कि संसद की व्यवस्था रहेगी, कार्यपालिका कुछ उसी तरह से कार्य करेगी। अगर संसद में अलग प्रकार के नेता आ गए तो उसी आधार पर कार्यपालिका भी अलग प्रकार से कार्य करती है। तो
संसद के अंतर्गत जैसे कि अब आप इसको और बेहतर समझेंगे, अगर संसद में कांग्रेस आती है तो उसकी जो कार्यपालिका होती है संसद की, वो कांग्रेस के अनुसार कार्य करती है, यानी कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको फॉलो कराती हैं। और वहीं अगर बीजेपी आती है तो वहाँ की जो कार्यपालिका होती है संसद की, वो बीजेपी के अनुसार कार्य को करती है। संसद के अंतर्गत विभिन्न धर्मों एवं संप्रदाय के लोग निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं और भारतीय वैदेशिक नीति से संबंधित वाद विवाद और विचार विमर्श करके प्रधानमंत्री द्वारा संचालित विदेशिक नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध वर्ग के लोग मुद्रण, संचार, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार माध्यम से भारत की विदेशी नीति को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में भारत की विदेशी नीति को संसद ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में क्रियान्वित है। यानी तो आप जान ही गए होंगे कि 1950 के जो भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति जो संसद के अंतर्गत ली गई थी, उसने किस तरह से भारत को प्रभावित किया था। 2003 में इराक की समस्या पर उसने विदेशी नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। भारत के राष्ट्र एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ स्थापित विदेशी नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करते रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस आती है तो किस तरह से अपने पड़ोसी राज्यों के साथ एक अलग संबंध को पेश करती है, और वहीं अगर कांग्रेस के सिवाय अगर भाजपा आती है तो वो किस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करती है। तो ये अलग अलग दल, अलग अलग राजनीतिक दल भी भारत के जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करते हैं। भारतीय व्यापार व्यवस्था, दबाव, समूह जनमत आदि भी भारत की विदेशी नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करता रहा है। यानी भारत की जैसी व्यापार व्यवस्था होती है, ये भी भारत की विदेश नीति को इन्फ्लुएंस करती है, यानी प्रभावित करती है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारतीय विदेशी नीति के निर्धारण में ISCU तथा CII के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भारत की आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो भी भारत की विदेशी नीति पे अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि उसको भी इंडस्ट्री के साथ अपनी प्लांट बैठाना रहता है, उसको व्यापार करना रहता है। तो जिस देश में जहाँ प्रॉफिट देखता है, उस देश के साथ वहाँ व्यापार वर्ग चाहता है कि भारत के रिश्ते अच्छे हों और हम वहाँ पर अच्छा अपना व्यापार स्थापित करें। जैसे कि टाटा का देख सकते हैं, और भी ऐसे कई सारी कंपनियां हैं। तो जो भारत की विदेशी नीति होती है, व्यापार व्यवस्था द्वारा प्रभावित होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत ने मीडिया और विदेश नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। यानी कि अब मीडिया किस तरह से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। भारत की विदेशी नीति को संचालित एवं नियंत्रित करने में विभिन्न तत्वों का हाथ रहा है। हम यहाँ पर भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व मीडिया पर निम्नलिखित विचार की व्यक्त कर सकते हैं। भारत का संचार साधन बहुत ही चेतनशील और सक्रिय है। तो सक्रिय है, आप तो जानते ही होंगे कि आजकल मिनट मिनट पे बहुत तेजी से खबर आ जाती है। तो संचार साधनों के अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मुद्रण संचार साधन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। टीवी और रेडियो व्यापक रूप से भारत में जनमत का निर्धारण करते हैं, जिसके कारण भारतीय जनमत व्यापक रूप से विदेशी नीति को प्रभावित करता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो मीडिया प्ले करता है। अगर मीडिया में जिस तरह की न्यूज़ है, जिस प्रकार की न्यूज़ दिखाई जाती है, उसी प्रकार से जनता उस चीज़ को समझती है, उस तरह से अपनी प्रभाव देती है। तो चूंकि जनता से सीधे तौर पर मीडिया जुड़ी होती है, तो मीडिया ही सारी जो भी बात होती है वो जनता तक पहुंचाती है। तो भारत की विदेश नीति पे मीडिया का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आइए इसको और बढ़िया से आगे समझते हैं। भारत की पत्रकारिता अथवा मुद्रण अभिकरण पर बहुत ही शक्तिशाली है। भारत की पत्रकारिता अथवा मुद्रण अभिकरण यानी जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये समय समय पर अपने निबंध, टिप्पणियों और परामर्शों के द्वारा भारत की आंतरिक विदेशिक नीति को प्रभावित करते रहते हैं। तो अपने आर्टिकल द्वारा, अपने निबंधों द्वारा ये समय समय पर जो भारत की आंतरिक और विदेश नीति है, इस पर अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। अभी हाल ही में आपको एक मैटर पता होगा कि जब कोरोना केसेस आए थे, जब चाइना का माल का बहिष्कार हो रहा था,
तो वैसे तो ये इल्ज़ाम लगाए गए थे, या ये सही है या नहीं सही है, कि जो इंडियन मीडिया है इसको काफ़ी ज़्यादा चाइना द्वारा फंडिंग की गई थी, ताकि चाइना विरोधी जो न्यूज़ है, यानी चाइना का जो गलत प्रभाव है, जो चाइना के बारे में बताया जाता है, वो चीज़ जनता तक ना बताई जाए, ताकि जो ट्रेड होती है चाइना इंडिया की वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड ना हो। इसलिए इंडियन मीडिया को चाइना की तरफ से काफ़ी फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। तो किस तरह से जो भारतीय मीडिया होती है, या किसी भी देश की उसकी जो मीडिया होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है, ये आप देख सकते हैं। आइए और इसको व्यापक तौर से समझें कि मीडिया के अंतर्गत सिनेमा, फ़िल्म, प्रभाग, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफ़ोन, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ महत्वपूर्ण तत्व रूप में विद्यमान हैं। इन तत्वों की भूमिका भारतीय आंतरिक विदेशी नीति में संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जब कभी भी सरकार विदेशी क्षेत्र में किसी भी समस्या के निदान के संबंध में अपना प्रयास प्रारंभ करती है, तो ये तत्व विभिन्न स्रोतों के द्वारा सरकार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो अगर इंडिया या कोई भी कार्य विदेशी नीतिक तौर पर अपना कार्य करना लगता है, तो मीडिया इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव सरकार के ऊपर छोड़ती है। अगर जैसे सरकार किसी पे कार्रवाई करने लगे, जैसे कल को सरकार पीओके पे क्या कहते हैं कब्ज़ा करने लगेगी, तो अगर इंडियन मीडिया इस चीज़ को अगर अलग तरह से दिखाती है, अगर इसको नेगेटिव तरह से दिखाएगी, तो हमारी जो जनता होगी वो उस पे जायज़ सी बात है भड़क पड़ेगी, और अगर सही तौर पे दिखाएगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल मीडिया प्ले करता है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में मीडिया की भूमिका और महत्व तो बहुत ही व्यापक हो गया है, या किसी भी देश की विदेशिक नीति को प्रभावित करने में प्रभावशाली छाप छोड़ती है। भारत की विदेशिक नीति स्वतंत्रता के पूर्व ही निर्धारित की गई थी। भारत ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखकर तथा शीत युद्ध की भयावही छाया का आकलन करते हुए अपनी विदेशिक नीति निर्धारण की, जिसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भारत ने पहले से ही अपनी जो विदेश नीति है उसको तय कर ली थी, और भारत ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए और जो शीत युद्ध की जो भयावह परिणाम रहे हैं इसका आकलन करते हुए विदेशिक नीति निर्धारक में इस चीज़ को जनता तक पहुंचाने में मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आइए इसमें आगे समझते हैं। भारत में मीडिया विदेशिक घटनाओं को विस्तृत रूप में व्याख्या के द्वारा प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर जनमत तैयार होता है, यानी जनता की राय तैयार होती है। मीडिया स्वयं विदेशिक नीति पर उतना प्रभाव नहीं डालती, मतलब डायरेक्ट उतना प्रभाव नहीं डालती जितना जनमानस के माध्यम से प्रभाव डालती है। मीडिया भारतीय विदेशिक नीति की समय समय पर समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत करती रहती है, यानी इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी रहती है उसकी समय समय पर एक समीक्षात्मक, एक अच्छी इंटरप्रिटेशन जो होती है मीडिया प्रेजेंट करती रहती है, हमेशा प्रस्तुत करती रहती है। आप देखते हैं कि बैठा लेते हैं 5-6 लोगों को, विद्वानों को, और फिर अपनी राय प्रस्तुत कीजिए इन विभिन्न मीडिया पे, जो भारत ने फैसला लिया है इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। तो अलग अलग तरह से जो इंडियन मीडिया है, यानी जो मीडिया है वो समीक्षा करती है भारतीय विदेश नीति के फैसलों की। तो मीडिया भारतीय द्वारा संचालित विदेशिक नीति के गुणों, अवगुणों एवं लाभ हानियों का आकलन करके विदेशिक नीति को संचालित करने वाली संस्थाओं, निकायों एवं संगठनों को प्रभावित करती हैं तथा परामर्श भी देती हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे विद्वान लोग बैठते हैं और उनको भारत को क्या करना चाहिए इसका परामर्श देते रहते हैं। श्रीलंका के साथ संबंधों की स्थापना, बांग्लादेश की उत्पत्ति, पाकिस्तानी युद्ध के विषय पर मीडिया ने व्यापक रूप से अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत निरपेक्षता के सिद्धांत को मीडिया का समर्थन प्राप्त था। दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति, वियतनाम और कोरिया में अमेरिका की युद्ध तांडव, हंगरी और चेकोस्लोविया में रूसी हस्तक्षेप पर मीडिया की निरपेक्ष प्रतिक्रिया रही है, जिसने भारत की विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस तरह स्पष्ट होता है कि विदेशी नीति के निर्माण में, संचालन एवं क्रियान्वयन में मीडिया का व्यापक रूप से हाथ रहता है। तो आई होप इस चीज़ को आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे कि किस तरह से जो मीडिया होती है किसी भी देश की, उसके फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह इफेक्ट डालती है। अगर मीडिया कहीं निगेटिव दिखा देती है तो जनमत अगर नेगेटिव तैयार हो जाता है, तो उस देश को अपनी विदेश नीति पलटने की भी नौबत आ जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत।
बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति ने भारत की विदेशी नीति को कहाँ तक प्रभावित किया है? टू व्हाट एक्सटेंट हैव द चेंजिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स अफेक्टेड इंडियन फॉरेन पॉलिसी? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उसने भारतीय विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित किया है? आइए इस चीज़ को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बदलती हुई प्रवृत्तियों ने भारत की विदेशी नीति को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रभावित किया है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। पहला है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व दो गुटों की राजनीति का अंत हो गया, तब भारत की जो गुट निरपेक्षता आंदोलन पर पकड़ थी वह ढीली होती दिखाई पड़ी। विश्व में युद्ध की विभीषिका एवं दोनों गुटों की आपसी वैमनस्यता समाप्त हो गई, जिसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में उतना सक्रिय नहीं रहा जितना कि सोवियत रूस के विखंडन के पूर्व था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, 1991 में, तब जो भी युद्ध जैसी परिस्थितियां थी वो सब नॉर्मल हो गई, वो सब अब नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति था उस पर पकड़ अब समाप्त हो गई और भारत का जो फोकस था वो अपने विकास के ऊपर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। सोवियत रूस के टूटने के बाद भारत ने विदेश नीति का मूल प्रवृत्ति आर्थिक विकास की ओर चली गई। यानी अब भारत गुट निरपेक्ष नीति के बजाय अब अपने आर्थिक विकास पर ज़्यादा मजबूती से दिखाई देने लगा। विकसित राष्ट्रों से आर्थिक सहयोग व्यापक रूप से लेना और अन्य राष्ट्रों को दिलाने की भावना ने भारत की विदेश नीति पर व्यापक रूप से प्रभावित किया। यानी कि अब भारत अब क्या करने लगा, जो भी विकसित देश हैं, जो भी विकसित राष्ट्र हैं, उनके साथ उनसे आर्थिक सहयोग लेने में अपना प्रभाव दिखाने लगा और विदेश नीति इस तरह से भारत की प्रभावित हुई। तीसरा आइए समझते हैं, भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर सार्क को मजबूत करने और सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था को लागू करने और आर्थिक क्षेत्र में सार्क संगठन के सदस्य देशों के साथ सहयोग लेने और देने पर विशेष ध्यान दिया, जिसके कारण सार्क देश के बीच मुक्त व्यापार स्वीकृति भारतीय सरकार ने जनवरी 2006 में दे दी। इस तरह सार्क देश के बीच मुक्त व्यापार की व्यवस्था प्रारंभ हो सके। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का ये फुल फॉर्म होता है। इसको 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया था। इसमें जो मेनली जो देश हैं वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है और इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये अच्छे से व्यापार कर सकें, अपने अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। इसलिए भारत ने अब इन पर आर्थिक विकास के क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इन सभी देशों के साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। आगे समझते हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यूरोपीय समुदाय के आर्थिक संगठनों से भी अपना संबंध जोड़ा है और यूरोपीय समुदाय के देशों के साथ आयात निर्यात की दिशा में पहल भी प्रारंभ की। यानी जो यूरोपियन कम्युनिटी है, इसके साथ भारत ने एक अच्छे संबंध बनाए हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर भारत ने एक पहल प्रारंभ की इन देशों के साथ, यानी जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ। आइए पांचवा पॉइंट समझते हैं, सोवियत संघ के बिखराव के बाद भारत ने रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों के साथ आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक समझौते करके वैज्ञानिक और आर्थिक विकास की दिशा में नई पहल आरंभ की। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने अब फिर खुलकर रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबके साथ जो आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक समझौता है, इसके साथ इकोनॉमिक, टेक्निकल और साइंटिफिक एग्रीमेंट्स, इन सबके साथ एक नई पहल आरंभ की। इन सबके विकास के तौर पर एक नई पहल आरंभ की, यानी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उस सबको लेन देन इसने भारत ने शुरू किया, क्योंकि भारत को इन सब की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी अपने विकास के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, भारत ने सोवियत संघ के टूट जाने के बाद विश्व राजनीति के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में भूमिका निभाते हुए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के साथ अपने संबंध जोड़े। तो विश्व सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपने धीरे धीरे WTO के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, किस लिए? आर्थिक विकास के लिए। 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अमेरिका के साथ भारत की नीति सहयोग की और बढ़ी है। पाकिस्तान के साथ भी विशेष मधुर संबंध स्थापित हुए। तो जैसे कि 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक आते आते भारत के साथ अमेरिका के साथ भारत की एक अच्छे संबंध स्थापित होने लगे और अभी तक जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि भारत पहले से कंपेरिजन में काफ़ी अच्छे अमेरिका के साथ भारत के संबंध हुए हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी
परिदृश्य में देखा जा सकता है। आगे समझते हैं, 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आतंकवाद को समस्या ने विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिसके कारण भारत की विदेश नीति भी आतंकवाद से लड़ने की हो गई। तो देख ही रहे हैं आप कि किस तरह से आतंकवाद भारत की विश्व राजनीति में इन्फ्लुएंस दिखाता रहा है, किस तरह से भारत को परेशान करता रहा है। तो इस वजह से जो भारतीय विदेश नीति है वो हर पटल पर आतंकवाद का विरोध करती है, चाहे वो WTO, चाहे वो UNA हो। हर जगह जहाँ भी जगह मिलता है, भारत की विदेश नीति हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ में ही रही है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम अपने इस लेक्चर को और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट के तौर पर उस चीज़ को जिक्र ज़रूर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।